प्यारे बच्चों, ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। मैं BC रमपुरिया, अध्यापक GRB इंटर कॉलेज राठ। हाय प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? प्यारे बच्चों, अर्थशास्त्र में मैं आपको विकास फर्स्ट चैप्टर जो है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इसके पहले मैं बता चुका हूँ किस तरह से एक अच्छा राष्ट्र कैसे बनाया जा सकता है, और अब इसके आगे है विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए। कैसे हम इसकी यानी जो अलग अलग देश होते हैं या राज्य होते हैं उनकी तुलना कैसे की जाती है, इसके माध्यम से मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। आप पूछ सकते हैं कि अगर विकास का अर्थ अलग अलग हो सकता है तो फिर कुछ देशों को विकसित और कुछ को अविकसित कैसे कहा जाता है। ये मैं इसके बारे में मैं आपको बता चुका था कि कैसे गणना की जाती है, क्योंकि जब विकास की बात आती है तो हर व्यक्ति अपना तर्क अलग देता है और कैसे इनको विकसित मान लिया जाए, कौन से अविकसित होते हैं, कौन से विकसित होते हैं, कौन से विकासशील होते हैं, इस तरह से हम इसकी गणना इस माध्यम से यानी कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बता चुका था, ये सब आय के कारण होता है। अब बात आती है आय और अन्य मापदंडों पर। जो आय हमारी है उनको किन किन मापदंडों पर यानी उसको हम निकाल सकते हैं। जब हमने व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखा तो पाया कि लोग केवल बेहतर आय के बारे में ही नहीं सोचते। हर कोई सोचता है कि हमारी आय अच्छे से अच्छी हो, बल्कि वे अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर और समानता का व्यवहार पाना, आज़ादी इत्यादि जैसे लक्ष्यों के बारे में भी सोचते हैं। केवल पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, दूसरे से हमको आदर भी मिलना चाहिए और हमारी समानता का व्यवहार भी पाना कि हमको यानी समानता का व्यवहार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और आज़ादी इत्यादि जैसे लक्ष्यों के बारे में भी सोचते हैं। इसी प्रकार से जब हम किसी देश या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हम औसत आय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण लक्षणों के विषय में भी सोचते हैं। अब कौन कौन से लक्षण हैं वो, इसके बारे में इसकी विशेषताएं बताने जा रहा हूँ। ये विशेषताएं क्या हो सकती हैं, इसका निरीक्षण हम एक उदाहरण के द्वारा करते हैं। एक चित्र बना हुआ है, तालिका बनी हुई है 1.3 के माध्यम से। इसमें आप इस तालिका को देख रहे हैं, जो टेबल बनी हुई, टेबल 1.3 चयनित राज्यों की प्रति व्यक्ति आय। जो यहाँ पर 3 अलग अलग राज्य दिए गए हैं उनकी प्रति व्यक्ति आय दी गई है। पहले राज्य लिखे हुए हैं, फिर 16-17 के लिए प्रति व्यक्ति आय रुपयों में, क्योंकि चूँकि हमारे यहाँ की मुद्रा है जो रुपया है, इसलिए उसके बारे में इसमें दिया गया है। हरियाणा जो दिया गया है 1,80,174 प्रति व्यक्ति आय। केरल दिया गया है 1,63,475, और जो बिहार दिया गया है इसकी आय 34,409। यानी सबसे निम्न किस्म का जो हमारा प्रदेश है वो बिहार राज्य है, और सबसे अच्छी यानी प्रति व्यक्ति आय हरियाणा राज्य की है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है इसमें केरल। इस टेबल के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। तो इस तरह से इसके आधार पर यानी इसकी गणना की गई है। उदाहरण के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि जो तालिका हमारी 1.3 दी गई है, इसमें हरियाणा फर्स्ट नंबर पर और केरल और बिहार की प्रति व्यक्ति आय ये दर्शाता है। वास्तव में ये आंकड़े वर्ष 2016-17 की वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति निबल राज्य घरेलू उत्पाद के हैं। अभी हम इस जटिल शब्द का क्या शाब्दिक अर्थ है या क्या वास्तविक अर्थ है उसे हम छोड़ देते हैं। मोटे तौर पर हम इसे राज्य की प्रति व्यक्ति आय मान सकते हैं। हम देखते हैं कि इन तीनों राज्यों में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक और बिहार इसमें सबसे पीछे है। इसका अर्थ है कि औसतन हरियाणा में एक व्यक्ति एक वर्ष में 1,80,174 रुपया कमाता है। प्रति व्यक्ति आय दी गई है, इसकी वार्षिक आय। और
जबकि बिहार में औसतन वह केवल 34,409 रुपये कमा पाता है। इसलिए अगर विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाए तो तीनों राज्यों में हरियाणा सबसे अधिक और बिहार सबसे कम विकसित राज्य माना जाएगा, क्योंकि जहाँ पर सबसे कम यानी आय है वो हमारा विकसित थोड़ी माना जाएगा। इस तरह से यानी इसकी ये गणना की गई है, इसका ये आकलन किया गया है। अब हम इन तीनों राज्यों के कुछ और आंकड़ों पर नज़र डालते हैं जो कि तालिका 1.2 में 1.4 में दिए गया है। अब अगली टेबल जो दी गई है इसमें इन्हीं का वर्णन दिया गया है, लेकिन इस तालिका का स्पष्टीकरण कुछ अलग है। अब इसकी कारण क्या है? हरियाणा, केरल और बिहार। अब तुलनात्मक आंकड़े दिए गए हैं इसमें। जो सबसे उच्च स्तर वाला जो प्रति व्यक्ति वाला राज्य है हरियाणा, 1000 व्यक्ति 2017 के अनुसार शिशु मृत्यु दर इसमें दी गई है 30 शिशु मृत्यु दर है इसकी साक्षरता है 82%। अब इसका निबल उपस्थिति अनुपात प्रति 100 व्यक्ति, अर्थात इसके 100 व्यक्तियों पर निकाला जाता है। आयु 14 और 15 वर्ष के बीच दी गई है 2013-14 के अनुसार 61। ये हरियाणा राज्य की स्थिति है। दूसरा है केरल, यहाँ पर शिशु मृत्यु दर मात्र 10 है। यहाँ की जो साक्षरता दर है हमारे देश की सबसे अधिक साक्षरता दर है ये 94%। और निबल उपस्थिति अनुपात इसका दिया गया है 100 व्यक्तियों पर 83 व्यक्ति। इसी तरह से जो हमारा बिहार राज्य दिया गया है इस पर शिशु मृत्यु दर दी गई है 35। साक्षरता का प्रतिशत इसमें दिया गया है मात्र 62%। और जो इसकी निबल उपस्थिति अनुपात दिया गया है 100 व्यक्तियों पर वो 41 है, अर्थात 41% है। अब इस तालिका के आधार पर हम प्रयोग किए गए शब्दों को की भी व्याख्या हम करते हैं। अब जैसे इसमें दिया गया है शिशु मृत्यु दर, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात शिशु मृत्यु दर कहलाता है। इसकी डेफिनेशन दी गई है। अर्थात आता है कि शिशु मृत्यु दर क्या है, तो किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले जो बच्चों की को अनुपात दिखाती है वो शिशु मृत्यु दर कहलाती है। तो ये तो इसका अनुपात दिया गया जो हमारी टेबल के बाद राज्य की बात दी गई है कि शिशु मृत्यु दर यहाँ की इस तरह से है। ठीक इसी तरह से जो दूसरा राज्य हमारा दिया गया है इसके आधार पर यानी केरल भी है, फिर इसके बाद है बिहार। अब इसका दूसरा जो सेंटेंस दिया गया साक्षरता दर, अर्थात साक्षरता दर क्या कहलाती है? 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात, उसकी साक्षरता दर कहलाती है। केवल 7 वर्ष से कम और उससे अधिक आयु के लोगों को इसमें शामिल किया जाता है, ये साक्षरता दर कहलाती है। इसी तरह से निबल उपस्थिति अनुपात 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों को उस आयु वर्ग के कुछ बच्चों के 7% ये निबल यानी उसका अनुपात कहलाता है। तो इस टेबल के माध्यम से हमने इसके बारे में पढ़ा। अब बात आती है कि आखिर इसका अनुपात रहा क्या है, कैसे हम इसके बारे में जान सकते हैं। अब इसमें दिया गया है यह तालिका क्या दर्शाती है। तालिका का पहला स्तंभ दिखाता है कि केरल में 1000 जीवित पैदा हुए बच्चों में से 10 बच्चे 1 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं, जो यानी मृत्यु दर कहलाती है, शिशु मृत्यु दर। लेकिन हरियाणा में यह अनुपात 30 था, जो केरल की तुलना में 2 गुना से भी ज़्यादा है।
दूसरी ओर हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय केरल से ज़्यादा है, जैसा कि तालिका 1.3 में दिखाया गया है। जरा सोचिए कि अपने माता पिता के लिए आप कितने प्यारे हैं। यह सोचिए कि सब लोग कितना प्रसन्न होते हैं जब कोई बच्चा जन्म लेता है। अब ऐसे माता पिताओं के बारे में सोचिए जिनके बच्चे अपने पहले जन्मदिन से पहले ही मर जाते हैं। ऐसे माता पिताओं का कितना दुख महसूस होता होगा। दूसरा है कि यह देखिए कि ये आंकड़े किस वर्ष के हैं। वर्ष 2017 के हैं, तो हम बहुत पुराने समय की बात नहीं कर रहे हैं। यह हमारी स्वतंत्रता के 70 वर्ष बाद की बात है, जब हमारे देश के बड़े शहर ऊंची ऊंची इमारतों और ख़रीदारी के लिए शॉपिंग मॉल से भरे हुए हैं। यानी बड़ी बड़ी इमारतें भी बन गई हैं हमारे देश में, और ख़रीदारी भी हो रही है, और इनकी ख़रीदारी हो रही है, शॉपिंग की ख़रीदारी शॉपिंग मॉल से की जा रही है। समस्या शिशु मृत्यु दर पर समाप्त नहीं हो जाती। तालिका का अंतिम स्तंभ दिखाता है कि बिहार के लगभग आधे बच्चे कक्षा 8वीं के बाद स्कूल नहीं जा रहे हैं। अर्थात यदि आप बिहार के किसी स्कूल में पढ़ते होते तो आपकी प्रारंभिक कक्षा के लगभग आधे से अधिक बच्चे गायब होते। जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए था वे वहाँ नहीं होते हैं। अगर ये आपके साथ होता तो आप अभी यह सब ना पढ़ पाते जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम जिसके बारे में अध्ययन करना चाह रहे हैं, तो जब हम उस स्थिति में पढ़ रहे हैं तब तो हम इसके बारे में पहुंच रहे हैं। यदि हमको ये सब कुछ पढ़ना भी नहीं पड़ता तो हमको इसके बारे में किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं होती। अब प्यारे बच्चों, बात आती है सार्वजनिक सुविधाओं की, कि हमारे यहाँ सार्वजनिक सुविधाएँ क्या क्या हैं। ऐसा क्यों होता है कि हरियाणा में औसत व्यक्ति की आय केरल के औसत व्यक्ति की आय से अधिक है, लेकिन इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में यह केरल के पीछे है। इसका कारण यह है कि यह आवश्यक नहीं कि जेब में रखा रुपया वे सब वस्तुओं और सेवाओं खरीद सकें जिनको आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता हो सकती है। नागरिक कितनी भौतिक वस्तुओं और सेवाएं प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आय अपने आप में महत्वपूर्ण संपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं है। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। सामान्यतया आपका द्रव्य आपके लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता था, या बिना मिलावट की दवाएं आपको नहीं दिला सकता, जब तक आप ऐसे समुदाय में ही जाकर नहीं रहने लग जाते जहां ये सुविधाएं पहले से उपलब्ध हैं। द्रव्य आपको संक्रामक बीमारियों से भी नहीं बचा सकता जब तक आपका पूरा समुदाय इनके बचाव के लिए कदम नहीं उठाता। ये नहीं है कि हमारे पास द्रव्य है, हमारे पास धन है, तब उसके माध्यम से हर चीज़ का भोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। वास्तव में जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका इन वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना है। जरा सोचिए, किसी स्थानीय इलाके के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना कितना अधिक सस्ता है, अथवा हर घर के लिए अलग अलग सुरक्षा गार्ड रखना। आप क्या करते अगर आपके गांव या इलाके में आपके अतिरिक्त कोई और पढ़ने में रुचि नहीं रखता? क्या तुम पढ़ पाओगे? शायद तब तक नहीं जब तक तुम्हारे माता पिता तुम्हें कहीं और निजी स्कूल में पढ़ने भेजने की क्षमता न रखते हो। आप इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि बहुत से अन्य बच्चे पढ़ना चाहते हैं, और बहुत से लोग ये मानते हैं कि सरकार को स्कूल खोलने चाहिए और अन्य प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए जिससे सभी बच्चों को पढ़ने का अवसर मिले। अभी भी बहुत से क्षेत्रों में बच्चे, मुख्य रूप से लड़कियां, उच्च विद्यालयी शिक्षा भी नहीं ले पा रही हैं, क्योंकि सरकार समाज ने इसके लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई हैं। ये हमारी सामूहिक सुविधाएं कहलाती हैं। इन सामूहिक सुविधाओं के माध्यम से हम जानते हैं कि हमको किन किन चीज़ों की आवश्यकताएं होती हैं, और जब ये आवश्यकताएं होती हैं तो हम इनके बारे में कैसे से क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम इसके बारे में जानना चाहते हैं। ये सार्वजनिक सुविधाएं होती हैं, इनको सभी लोगों को सरकार को मुहैया कराया जाना चाहिए। अब बात आती है, और आगे हम चलते हैं, इसके आगे दिया गया है कार्यकलाप। अब इसके माध्यम से हम क्या समझ सकते हैं?
इसके माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि जो हमको ये तालिका दी गई थी और इस तालिका के माध्यम से हमने इसमें क्या जाना, हम किसके बारे में अध्ययन करना चाहते हैं। केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। इसी प्रकार से कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली ठीक प्रकार से कार्य करती है। ऐसे राज्यों में लोगों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर निश्चित रूप से बेहतर होने की संभावना है। अब आइए इन पर हम विचार करते हैं कि जो टेबल हमने 1.3 और 1.4 के आंकड़ों को देखिए, क्या हरियाणा केरल से साक्षरता दर आदि में उतना ही आगे है जितना कि प्रति व्यक्ति आय के विषय में। ऐसे दूसरे उदाहरण सोचिए जहाँ पर वस्तुएं और सेवाएं व्यक्तिगत स्तर की अपेक्षा सामूहिक स्तर का उपलब्ध कराना अधिक सस्ता है। अच्छे स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं की उपलब्धता क्या केरल सरकार के द्वारा इन सुविधाओं के लिए किए गए व्यय पर ही निर्भर करती है। अन्य कौन से कारक प्रासंगिक हो सकते हैं। तमिलनाडु में भी ग्रामीण क्षेत्रों के 90% लोग राशन की दुकानों का प्रयोग करते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में केवल 35% ग्रामीण निवासी इसका प्रयोग करते हैं। कहाँ के लोगों का जीवन बेहतर होगा और क्यों, तो इसके माध्यम से भी इसमें समझा जा सकता है। इस तरह से अब अगली टेबल आ गई है 1.5। इसमें ग्रामीण जनसंख्या की साक्षरता दर, 10 से 14 साल के तक के ग्रामीण बच्चों में साक्षरता दर, 10 से 14 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले ग्रामीण बच्चों की प्रतिशत। अब इसके माध्यम से इसमें बताया गया पुरुषों महिलाओं का अनुपात क्या होना चाहिए। जैसे दिया गया है ग्रामीण जनसंख्या की साक्षरता दर, इसमें पुरुषों की जनसंख्या यानी साक्षरता दर 76% है, जबकि महिलाओं की 54% ही है। हम अपने बच्चों को यानी यदि लड़का होता है तो हम उसको अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं, लेकिन बच्चियों के विषय में इस तरह से हमारी धारणा कुछ अलग हो जाती है। ठीक इसी तरह से 10 वर्ष से 14 वर्ष के ग्रामीण बच्चों में साक्षरता का दर, इसमें पुरुषों में 90% दिया गया है, जबकि महिलाओं में 87 यानी 87% दिया गया है। ठीक इसी तरह से जब 10 साल से 14 वर्ष तक की आयु के स्कूल जाने वाले ग्रामीण बच्चों की जो प्रतिशत दिया गया है, वो इसमें पुरुषों का प्रतिशत 85% दिया गया है और महिलाओं के प्रतिशत दिया गया है 82%। तो इस तरह से यानी हम उत्तर प्रदेश के बारे में भी जानकारी कर सकते हैं कि हमारे यहाँ की स्थिति किस तरह से है, और इसके माध्यम से हम इसको समझते हैं। अब अगला दिया गया कार्यकलाप 3। अब इसके बारे में भी दिया गया है यह ज्ञात करने के लिए कि क्या हम उचित प्रकार से पोषित हैं। एक तरीका है जैसे वैज्ञानिक शरीर द्रव्यमान सूचकांक कहते हैं, यानी वैज्ञानिक दृष्टि से क्या हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, अर्थात हमारा स्वास्थ्य अच्छा है। इसकी गणना करना सरल है। कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी अपना भार और ऊंचाई ज्ञात करे। जितने भी कक्षा में विद्यार्थी बैठे हुए हैं, सभी लोगों को ऊंचाई देखनी चाहिए। ऊंचाई के बाद उसका वजन देखना चाहिए, उसका भार देखना चाहिए, और इसके माध्यम से हम इसकी गणना कर सकते हैं। प्रत्येक बच्चे का भार किलोग्राम में लें, क्योंकि जो हमारी भार की इकाई जो होती है वो किलोग्राम होती है। फिर दीवार पर सेंटीमीटर से मापी गई ऊंचाई का सही माप करें। दीवार से यानी सटा करके हम सेंटीमीटर मापेंगे और सही माप करें। किलोग्राम में व्यक्त भार को ऊंचाई के वर्ग में भाग दें। आपको जो अंक प्राप्त होगा वही BMI इसका कहलाता है। अर्थात बात अब ये आती है कि BMI किसे कहते हैं, किस तरह से हम BMI की गणना कर सकते हैं। तो इसकी गणना हम इस तरह से कह सकते हैं, प्रत्येक बच्चे का भार किलोग्राम में लें, फिर दीवार पर एक पैमाना बना करके सिर को सीधा रखते हुए ऊंचाई की सही माप लें और सेंटीमीटर में मापी गई ऊंचाई का सही माप करें। किलोग्राम में
व्यक्त भार को ऊंचाई के वर्ग में भाग दें। तो इस तरह से आपको जो भी अंक इसमें प्राप्त होगा वही BMI कहलाता है। तो ये BMI की डेफिनेशन हो गई है। फिर इसके बाद हम और भी अन्य चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे कि आयु के अनुसार BMI तालिका को देखें। विद्यार्थी का BMI सामान्य और सामान्य से कम या सामान्य में अधिक हो सकता है। यदि एक विद्यार्थी की BMI 2 MD के बीच में है तो उसे सामान्य कहा जाएगा। इसके बीच के अंतर में आता है तब उसको सामान्य कहा जाएगा। यदि यह -2 MD से अधिक है तो यह न्यून भारित है और उसे अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता है, क्योंकि उसको ठीक रूप से यानी पोषण नहीं मिल पा रहा है। उदाहरण के लिए, यदि एक विद्यार्थी की आयु 14 वर्ष 8 माह है और इसकी BMI 15.2 है तो वह अल्प पोषित है, अर्थात उसकी पोषण की उसके लिए आवश्यकता है। इसी भांति यदि एक विद्यार्थी जिसकी BMI 28 है और आयु उसकी 15 वर्ष 6 माह है, अर्थात 15.5 वर्ष है, को न्यून भारित करेंगे, क्योंकि वो भी यानी अपनी लंबाई के हिसाब से बहुत कम उसका भार है। विद्यार्थियों को जीवन परिस्थिति, भोजन एक पश्चात एक व्यायाम संबंधी आदतों को बिना किसी को लज्जित किए सामान्य रूप से इस पर हम चर्चित कर सकते हैं। तो इस तरह से हमको इसके बारे में जानकारी भी होनी चाहिए कि कौन सा बच्चा कितनी लंबाई का है, इसका भार क्या है, और इसके माध्यम से हम इसकी BMI लेंगे और उसके अनुसार हम उसका आकलन करेंगे कि आखिर ये किस श्रेणी में आता है, सामान्य श्रेणी में है या उच्च श्रेणी में है या निम्न श्रेणी में आता है। अब फिर अगली तालिका दी गई, इस तालिका के माध्यम से हम वर्ष 2017 के लिए जो भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में जो इसमें आंकड़े दिए गए हैं उस कुछ आंकड़ों के बारे में हम इसमें चर्चा करते हैं। जैसे कि पहले देश का नाम दिया गया है श्रीलंका, श्रीलंका के बाद भारत आता है, भारत के बाद म्यांमार आता है, म्यांमार के बाद पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान के बाद नेपाल आता है और नेपाल के बाद बांग्लादेश आता है। अब इसकी प्रति व्यक्ति आय दी गई है, जैसे कि श्रीलंका है, इसकी 11,326 प्रति व्यक्ति आय, जबकि हमारे भारत की मात्र 3,000 वो 6,353 ही है। म्यांमार की 5,567, पाकिस्तान की 5,331, नेपाल की 2,471, बांग्लादेश की 3,677। इस तरह से ये प्रति व्यक्ति आय दी गई है। और इसके बारे में जन्म के समय संभावित आयु इसके बारे में भी दिया गया है। तो इस आंकड़ों के माध्यम से हम इसके बारे में चर्चा करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। अब इसमें टिप्पणी दी गई है कि SDI का अर्थ क्या है, मानव विकास सूचकांक। ऊपर दी गई तालिका में SDA सूचकांक का जो क्रमांक कुल 189 देशों में से है। जन्म के समय संभावित आयु, जैसा कि नाम में स्पष्ट है कि व्यक्ति को जन्म के समय औसत आयु की संभावना दर्शाती है। ठीक इसी तरह से प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए डॉलर में की जाती है ताकि इसकी तुलना को की जा सके। यह इस तरीके से की जाती है कि $1 किसी के देश के समान मात्रा में वस्तुओं और सेवाएं खरीद सके। तो डॉलर के माध्यम से भी हम इसकी जानकारी कर सकते हैं, यानी इसके बारे में जानते हैं। प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद में मैं आपको और भी जानकारी दूंगा और आप समय समय पर इसको पढ़ते रहें। प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।